आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैर एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा कि लफ्ज़ जो खेवट है किस तरह इसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इस गलत इस्तेमाल की वजह से आगे चलकर, जैसे पहले खाना काश्त में जो फ़र्ज जारी किया जाता था तो उसकी वजह से ज़मीनों के बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हुए थे, तो अब किस तरीके से इस खेवट के गलत इस्तेमाल की वजह से अब आगे ज़मीनों के बारे में बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे। बात को समझाने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल देता चलूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 भाई हैं जिनके नाम ABCD हम रख लेते हैं। उन भाइयों के नाम पर 4 तरह की ज़मीन है। जो पहली किस्म की ज़मीन है वो बिल्कुल रोड के साथ है, जिसको ऑन रोड भी कहा जाता है। ये ज़मीन एक खसरा समझ लें कि एक खसरा है और ये बिल्कुल रोड के साथ है, इंतहाई कीमती ज़मीन है। दूसरे नंबर पर एक खसरा है एग्रीकल्चर लैंड का, जो ज़रूरी ज़मीन है, वो इससे जो ऑन रोड ज़मीन है उससे थोड़ी कम कीमत वाली होगी। तीसरे नंबर पर है बंजर ज़मीन, जो कि खेती बाड़ी के काबिल नहीं है, एक खसरा ये है। और जो चौथा खसरा है वो पहाड़ है, वो सारा का सारा पहाड़ पर मुश्तमिल है। अब इन ज़मीनों की जो कीमत है ये बराबर नहीं होती। जो ऑन रोड है वो सबसे महंगी होगी, जो एग्रीकल्चर लैंड है वो उससे थोड़ी कम होगी। इसके बाद जो बंजर ज़मीन है वो पहाड़ की निस्बत उसकी कीमत ज़्यादा होगी और जो पहाड़ है वो कीमत में सबसे कम होगा। अब ये जो ज़मीन है बेशक 4 खसरों में है, लेकिन वो 4 भाइयों की मलकियत है, तो इसका मतलब ये है कि वो चारों भाई तो इन चारों खसरों में बराबर बराबर के हिस्सादार हैं। अब ये नहीं हो सकता कि एक भाई ऑन रोड जो ज़मीन है वो ले ले, दूसरा एग्रीकल्चर ले ले, तीसरा बंजर ले ले और चौथा पहाड़ वाली ले ले, क्योंकि इनकी कीमत में, इनकी वैल्यू में फ़र्क है। इस तरह तो जो ऑन रोड लेगा वो बहुत कीमती ज़मीन ले लेगा और जो पहाड़ जिसके हिस्से में आएगा वो उसका तो वो कुछ कर ही नहीं सकता, वो उसके किसी काम की नहीं है। ऑन रोड ज़मीन है, इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 4 कनाल पर मुश्तमिल है, ये खसरा 4 कनाल पर मुश्तमिल है। अब अगर 4 कनाल पर मुश्तमिल है तो इसका मतलब है ऑन रोड जो ज़मीन है ये चारों भाइयों के इक्वल तकसीम होगी, तो हर भाई के हिस्से में फिर 1 कनाल आएगी। इसी तरह जो दूसरे नंबर पर एग्रीकल्चर लैंड है वो भी अगर लेट्स सपोज के 2 कनाल है, 2 कनाल है, तो फिर इसका मतलब है कि जब उसके 4 हिस्से होंगे तो 10-10 मरले हर भाई का हिस्सा निकलेगा। इसी तरह बंजर ज़मीन को भी तकसीम किया जाएगा, बिल्कुल बराबर हिस्से होंगे, और इसी तरीके से जो पहाड़ है उसको भी तकसीम किया जाएगा। अब मिसाल के तौर पर ये एक ख़ानदान था। गवर्नमेंट ने अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हर ख़ानदान को एक नंबर दिया होता है जिसको खेवट नंबर कहते हैं, और उस खेवट नंबर में इस ख़ानदान के 4 खसरे, ये जो पहाड़, ऑन रोड, बंजर और एग्रीकल्चर लैंड है, ये चारों उस एक खेवट में आ जाएंगी। और इस खेवट में फिर हर भाई हर खसरे में से बराबर का हिस्सेदार होगा। अगर इनमें से कोई भी भाई अपना हिस्सा बेचना चाहे तो वो क्या करेगा, फ़र्द लेने के लिए जाएगा। जब तक रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड नहीं था, पहले इस तरह होता था कि मिसाल के तौर पर एक भाई जाता है तो वो जाके फ़र्द लेता है, फ़र्द बै लेता है कि मैंने अपना हिस्सा बेचना है। मिसाल के तौर पर वो कहता है कि मैंने ऑन रोड जो ज़मीन है उसमें मेरा 1 कनाल का हिस्सा है, तो मैं उसको बेचना चाहता हूँ, उसके हद तक मुझे फ़र्द दिया जाए। तो जब पटवारी होते थे वो क्या करते थे कि उसको फ़र्द तो जारी कर दिया जाता था उसी खसरे का, जो ऑन रोड वाली ज़मीन है सिर्फ उसी खसरे का फ़र्द जारी किया जाता था। ऐसा नहीं होता था कि पूरे खेवट से फ़र्द जारी कर दिया जाए, सिर्फ उस खसरे की हद तक उसको फ़र्द जारी किया जाता था। लेकिन यहाँ पर इस तरह किया जाता था, चूँकि वो को ऑनर था, अकेला मालिक नहीं था, उसके साथ कोई और भी मालिकान थे, तो उसको जो फ़र्द जारी किया जाता था वो खाना मलकियत से नहीं जारी होता था बल्कि खाना काश्त से जारी होता था, और वो अपना हिस्सा खाना काश्त से बेच सकता था और उसी मखसूस खसरे से बेच सकता था। लेकिन उसका नाम
खाना मलकियत में तब भी मौजूद रहता था। बेशक वो मालिक नहीं था, लेकिन उसका नाम वहाँ पर मौजूद रहता था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ज़मीनों के मसाइल पैदा हुए और लोग बहुत सारी लिटिगेशन में पड़ गए। जब 2001 में मुशर्रफ के दौर में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जितने भी नए फ़र्द जारी किए जाएंगे वो किसी को खाना काश्त से जारी नहीं किया जाएगा, और जो पुराने लोग खाना काश्त में बतौर मालिक मौजूद हैं उनको अगली जमाबंदी में उनका नाम खाना मलकियत में रखा जाएगा, और जिस आदमी ने खाना मलकियत से अपनी ज़मीन बेची है तो वो उसकी मलकियत में से निकाल दी जाएगी। तो खाना काश्त से फ़र्द लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। उसके बावजूद अभी तक खाना मलकियत में पुराने लोगों का ही नाम मौजूद है, और अब भी जिन लोगों ने उस पुराने दौर में खाना काश्त से ज़मीन खरीदी थी उनका नाम अब भी खाना काश्त में ही मौजूद है, खाना मलकियत में ट्रांसफ़र नहीं किया गया। लेकिन यह है कि जो नए फ़र्द जारी हो रहे हैं वो खाना काश्त से जारी नहीं हो रहे, वो खाना मलकियत को देख के ही जारी हो रहे हैं। अब जब से रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो गया, जिन जिन मोज़ाजात का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हुआ है, तो वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्डर आया है कि जिस भी आदमी को फ़र्द जारी किया जाए वो किसी मखसूस खसरे का नहीं होगा, बल्कि वो पूरे खेवट का फ़र्द जारी होगा। और ये जो कंप्यूटराइज्ड फ़र्द जारी किया जाता है, ये कैसे जारी किया जाता है कि मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी ने अपनी ज़मीन, यही जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी कि उनके पास, चारों भाइयों के पास ऑन रोड एक ज़मीन है, एग्रीकल्चर लैंड है, बंजर है, पहाड़ है, और चारों अलग अलग खसराजात हैं। लेकिन अब किसी ने अगर, चूँकि वो मालिक तो चारों खसरों में हैं, लेकिन अगर कोई मिसाल के तौर पर अपनी ज़मीन बेचना चाहता है, इन चारों भाइयों में से कोई ज़मीन बेचना चाहता है और वो ऑन रोड बेचना चाह रहा है, वो जाएगा कंप्यूटराइज्ड फ़र्द लेने। वहाँ से उसे जो फ़र्द जारी किया जाएगा वो पूरे खेवट का जारी किया जाएगा। पीछे खेवट नंबर लिखा होगा, आगे 4 कतात लिखे होंगे, और फिर लास्ट पर वो जो फ़र्द होता है उस पर वो चारों खसराजात जिसमें वो मालिक है वो लिखा जाएगा। कहीं भी ये नहीं लिखा जाता कि ये आदमी अपनी ज़मीन किस खसरे से बेच रहा है। अब वो जब बेचेगा वो ऑन रोड अपनी महंगी ज़मीन बेचेगा, उसकी ज़्यादा जो कीमत है वो वसूल कर लेगा। लेकिन जब रजिस्ट्री की जाएगी तो वहाँ पर भी इस तरह नहीं लिखा जा सकता कि मैं जो प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ तो फ़लाँ खसरे से कब्ज़ा दूसरी पार्टी के हवाले कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं वो लिख सकता। वो लिखेगा तो आगे रजिस्ट्री, उसकी वो जो सब रजिस्ट्रार का ऑफिस है वहाँ से साइन नहीं होगी। लिहाजा वहाँ पर भी कोई ऐसा सबूत नहीं है रजिस्ट्री में भी कि ये आदमी अपनी प्रॉपर्टी कहाँ से बेच रहा है। अब इस आदमी ने अपनी प्रॉपर्टी जो कब्ज़ा है वो ऑन रोड ज़मीन का, महंगी ज़मीन का दूसरी पार्टी के हवाले किया, और महंगी ज़मीन बेच के ज़्यादा कीमत वसूल कर ली। अब उसूली तौर पर तो वो मालिक रह गया एग्रीकल्चर लैंड का, बंजर जो लैंड है उसका, और जो पहाड़ है उस पर। लेकिन कहीं पर भी ऐसा प्रूफ मौजूद नहीं है कि उसकी जो मलकियत थी ऑन रोड ज़मीन में वो अपनी बेच चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, वो अपनी ज़मीन बेच के बाद में अगर वो तकसीम का दावा कर देता है तो ये साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि वो अपना हिस्सा बेच चुका है। इसके लिए एक लंबी चौड़ी लिटिगेशन स्टार्ट हो जाएगी। अब एक आदमी अपनी ज़मीन बेचने के बावजूद फिर भी पूरे खेवट में वो मालिक शो हो रहा है, उसकी मलकियत शो हो रही है, जो कि बहुत सारे मसाइल का बायस बनेगी। अब अगर आप लोग जाएंगे अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर में कि इस तरह क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा चूँकि इस आदमी ने अपना हिस्सा यहाँ से बेच दिया है लिहाजा इसका नाम इस खसरे की हद तक निकाल दिया जाए, तो वो आपको जवाब देंगे कि आप जाएं कोर्ट में और इस ज़मीन की प्रॉपर तकसीम करवाएं। तकसीम करवाने के बाद हमें ऑर्डर की कॉपी दें तो फिर हम उसका नाम यहाँ से काट देंगे और जो नया मालिक है उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। तो अगर आप तकसीम करवाने जाएंगे तो ये तो यहाँ जो मैंने मिसाल दिया ये तो 4 भाइयों की दी है, लेकिन अगर आप देखें आम हालात में जो आपका फ़र्ज़ क्या एक खेवट है वहाँ देखें तो वहाँ पर कई 100 मालकान भी मौजूद हैं, क्योंकि ज़मीनें बहुत ज़्यादा सेल परचेज़ हो रही हैं।
तो एक एक दो दो मरले भी बेचे और ख़रीदे जा रहे हैं। तो एक एक कनाल के अंदर कई कई मालकान मौजूद हैं, को ऑनर्स मौजूद हैं। तो अगर आप तकसीम करवाएंगे तो हो सकता है, क्योंकि जितने भी उस खेवट में मालकान हैं उन सबको आप पार्टी बनाएंगे, किसी को भी आप छोड़ नहीं सकते। वो सब अदालत में आएंगे, कोई आता है कोई नहीं आता, केस चलता है, कई लोगों के ख़िलाफ़ एकतरफ़ा हो जाता है, बाद में वो फिर कोर्ट में आ जाते हैं। तो ये एक बहुत लंबी चौड़ी लिटिगेशन है। तो ये यहाँ पर अभी से अगर गवर्नमेंट ने इसके बारे में ना सोचा तो आगे चलकर ये एक बहुत बड़ा मसला बनेगी। तो इस टाइम आप कह सकते हैं जिस तरह पहले खाना काश्त एक बहुत बड़ा ज़मीनों की जो ख़रीद व फ़रोख्त थी उसका रिकॉर्ड था, उसके बारे में बहुत बड़ा मसला था, उसी तरीके से ये खेवट से जो फ़र्द जारी किया जा रहा है तो ये आगे चलकर एक बड़े मसले का सबब बनेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।